Hello students, how are you? This video lecture is for class 8th students and this is the third chapter. The name of the chapter is Glimpses of the Past. Glimpse का अर्थ है झलक। इसका मतलब है कि इस चैप्टर में हमें पास्ट की एक झलक दिखाई गई है। इस चैप्टर में 9 फोटोज हैं। देयर आर 9 फोटोज इन दिस चैप्टर। फर्स्ट फोटो के दो हिस्से हैं जिसमें ऊपर 1963 के रिपब्लिक डे का दृश्य है जिसमें लता मंगेशकर ए मेरे वतन के लोगों गाना गा रही हैं और उनकी बगल में उस समय के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन और उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी और इंदिरा गांधी बैठी हैं। फोटो के नीचे वाले हिस्से में कुछ फ्रीडम फाइटर्स की तस्वीरें दी हुई हैं। सेकंड फोटो में दिखाया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरह से अपनी जीत की शुरुआत की। थर्ड फोटो में दिखाया गया है कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने इंडियंस का शोषण किया, उनको एक्सप्लॉइट किया। फोर्थ फोटो में दिखाया गया है कि राम मोहन रॉय ने कैसे इंडिया का रिफॉर्म किया। फिफ्थ फोटो में दिखाया गया है कि कैसे अंग्रेज़ों ने इंडियंस को एप्रेस किया या उन पर अत्याचार किया। सिक्स्थ फोटो में दिखाया गया है कि कैसे लोग ईस्ट इंडिया कंपनी से डिससेटिस्फाई हो गए। सेवन्थ फोटो में दिखाया गया है कि किस तरह से बंगाल के गरीब किसानों ने विद्रोह की चिंगारी शुरू की। एट्थ फोटो में दिखाया गया है कि किस तरह से विद्रोह शुरू हुआ और अंत में नाइन्थ फोटो में दिखाया गया है कि किस तरह से 1857 का रिवोल्ट पूरा हुआ। चलो अब इस चैप्टर को पढ़ते हैं। पहले फोटो का नाम है द मार्टर्स एट ए फंक्शन इन दिल्ली। दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में 26 जनवरी 1963 को रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है और लता मंगेशकर जो लोग इंडो चाइना वॉर में शहीद हुए थे उनकी याद में ए मेरे वतन के लोगों गाना गा रही हैं। ओ माई कंट्रीमैन लेट योर आइज फिल विद टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेज ऑफ इंडियाज मार्टर्स। मीन्स ए मेरे वतन के लोगों जरा आँखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इसमें एक वर्ड आया है मार्टर, MARTYR। इसमें वाई की कोई साउंड नहीं है। मार्टर मीन्स शहीद। सेकेंड फोटो का नाम है द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट्स 1757 to 1849। Conquest means victory, means the company's victory। इस फोटो का नाम हो गया the company's victory। With its superior weapons, the British East India Company was extending its power in 18th century India। अपने superior weapons से मतलब अपनी समझ, बुद्धि, चालाकी से ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पावर को एक्सटेंड कर रही थी, बढ़ा रही थी। वो भारतीय राजाओं को आपस में ही लड़वा रही थी और कुछ भारतीय राजा जानबूझ के अपने घमंड के कारण आपस में लड़ रहे थे। इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। जो भारतीय राजकुमार थे वो शॉर्ट साइटेड थे, वो ज़्यादा दूर के नहीं देख रहे थे। अब इसमें एक भारतीय राजकुमार को दिखाया गया है और वो कह रहा है दैट अपराइट राजा। ये जो राजा है वो क्या है? अपराइट है, वो घमंडी है। अपराइट का मतलब होता है दम्भी, घमंडी। वो कहते हैं वाह। वाह एक इंटरजेक्शन है। जब हम किसी चीज़ को डिसअप्रूव करते हैं तब हम बोलते हैं वाह वाह। कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स। जो इंग्लिश मर्चेंट्स हैं, व्यापारी हैं, उनको बुलाओ। दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम।
इसका मतलब वह दूसरे राजा को हराना चाहता है। और वो किसकी हेल्प लेना चाहता है? इंग्लिश मर्चेंट्स की हेल्प लेना चाहता है। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स। इस तरह की लगातार फाइट होने से पीपल हैं वो भी बिल्कुल भी पीसफुल नहीं है। द राइवलरीज, राइवलरीज का मतलब आपस की लड़ाई। द राइवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड ईजीली सबड्यू, सबड्यू का मतलब हरा देना, सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाई वन। इस तरह की आपस की लड़ाई से ईस्ट इंडिया कंपनी की काफ़ी हेल्प हुई और इसी तरीके से भारतीय राजाओं को इसने एक एक करके हरा दिया, सबड्यू कर दिया। A far-seeing ruler like the brave Tipu of Mysore fought the British till he died fighting. कुछ राजा फार सीइंग थे, वो दूर तक की देख सकते थे और वो अपने मरने तक ब्रिटिश लोगों से लड़ते रहे। हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दीज कॉन्क्वेस्ट्स? इस तरह की जीतों के ऊपर भारतीय लोगों ने किस तरह से रिएक्ट किया? कोई कहता है थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब सब ठीक हो गया है, पूरे देश में अब पीस है। नो मोर वॉर्स, अब और कुछ लड़ाई नहीं। एंड नो लूटिंग बाई ठग्स, और अब हमें कोई ठग है वो नहीं लूटेगा। कोई कहता है इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, कि ऊपर वाले ने ही ब्रिटिश लोगों को भेजा है। कोई कहता है आवर डेस्टिनी, हमारा जो भाग्य है वो इज लिंक्ड विद देम, हमारा भाग्य अंग्रेजों से जुड़ा हुआ है। दूसरी पिक्चर में कुछ लोग बातें कर रहे हैं द वाइट मैन हैज किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स, कि इन अंग्रेजों ने हमारे राजा को मार दिया है या फिर कहीं पर डिथ्रोन कर दिया है, उसको राजगद्दी से हटा दिया है। दूसरा कहता है सम किंग्स वर नॉट गुड, कुछ राजा हमारे अच्छे नहीं थे, बट आफ्टर ऑल, लेकिन आखिरकार दे वर ऑफ दिस लैंड, वो इसी जमीन के थे। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स, अब हम फॉरेनर्स के लिए स्लेव्स बन गए हैं, गुलाम बन गए हैं। थर्ड फोटो का नाम है ब्रिटिश रूल, मीन्स अंग्रेजों का शासन 1765 to 1836। रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। अब ब्रिटिश शासन में बहुत सारे अंधविश्वास, सुपरस्टिशंस फैल रहे थे। जैसे कुछ धार्मिक मार्गदर्शक रिलीजियस लीडर्स बोल रहे थे एनीवन हु क्रॉसेज द सीज, कोई भी अगर सी को, समुद्र को पार करेगा, लॉसेज हिज रिलीजन, उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। कोई कह रहा था ऑल द मिजरी, मिजरी का मतलब मुसीबतें, जितने भी दुनिया में मुसीबतें हैं, ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वीमेन, वो सारी की सारी मिजरी हैं वो औरतों की वजह से हैं। ऐसे अंधविश्वास ब्रिटिश रूल के अंदर, ब्रिटिश शासन के अंदर फैल रहे थे। द ट्रुथ वॉज, सच्चाई तो ये थी दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, इंडियंस हैं वो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो खो चुके थे। द ब्रिटिश स्कॉर्न देम, और ब्रिटिश लोग उनको स्कॉर्न करते थे, उनका अपमान करते थे। एक फोटो में दिखाया गया है दो ब्रिटिश लोग आपस में बातें कर रहे हैं और उनमें से एक कहता है द नेटिव्स, जो नेटिव लोग हैं, जो इस देश के मूल निवासी हैं, आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, वो ट्रस्ट के लायक नहीं हैं। अनवर्दी का मतलब नालायक। इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी, और वो ईमानदारी के अंदर भी इनकेपेबल हैं। और वहाँ पर एक खड़ा भारतीय बोलता है ट्रू योर ऑनर, योर ऑनर ये सच बात है, बट आई एम ऑनेस्ट, लेकिन मैं ईमानदार हूँ।
बीइंग मर्चेंट्स, व्यापारी होने के कारण, द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, और वो तुरंत है वो लाभ कमाना चाहते थे। देयर हैवी टैक्सेज फोर्स्ड फार्मर्स टू अबैंडन देयर फील्ड्स, उन्होंने फार्मर्स के ऊपर बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए। जो अनाज खेतों में होता था वो सारा का सारा टैक्स में ही चला जाता था, इसीलिए बहुत सारे फार्मर्स ने अपने फील्ड्स को हमेशा के लिए छोड़ दिया। और यहाँ पर एक फार्मर एक ब्रिटिश से बात कर रहा है। फार्मर कहता है, बट योर मैन आर टेकिंग माई क्रॉप, आपके लोग मेरी सारी की सारी क्रॉप को, अनाज को वो ले रहे हैं। यू आर स्टिल इन एरियर्स, तो ब्रिटिश कहता है कि तुम अभी भी एरियर्स के अंदर हो। एरियर्स वर्ड जो है वो हमेशा प्लूरल होता है, एरियर्स, और इसका मतलब होता है बकाया। ये कहता है कि तुम अभी भी बकाया में हो। इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, अगर अगले वीक तक तुम नहीं पे करोगे, आई विल सेंड यू टू जेल, मैं तुमको जेल में डाल दूंगा। और इसी वजह से इनएविटेबल, इनएविटेबल जिससे बचा ना जा सके वैसा, फैमिन, फैमिन्स का मतलब अकाल, फॉलोड, और इसी की वजह से आगे अकाल पड़ गया। बिटवीन 1822 एंड 1836 15 लाख इंडियंस, 15 लाख भारतीय, डाइड ऑफ स्टारवेशन, स्टारवेशन का मतलब भूख, 15 लाख भारतीय भूख के कारण मर गए। कब? 1822 से 1836 के बीच में। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट, इतना होने के बावजूद भी ब्रिटिश लोगों ने और नए मेथड निकाले जिनसे वो और ज़्यादा प्रॉफिट पा सकें। एक फ़ोटो में दिखाया गया है, एक ब्रिटिश है, वो कहता है द गुड्स, गुड्स का मतलब सामान, द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड, जो सामान इंग्लैंड में बनता है, शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी, उसके ऊपर कोई भी इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए, उसको भारत आने पे कोई टैक्स नहीं देना पड़े, ऐसा होना चाहिए। व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया, तो दूसरा कहता है ए गुड आइडिया। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो नियम हैं, कानून हैं, बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्री, उन्होंने इंडियन इंडस्ट्री को अपंग कर दिया, चलने में असमर्थ कर दिया। क्रिपल का मतलब होता है अपंग या चलने में असमर्थ। द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined, ruin का मतलब बर्बाद कर देना। द एक्सपर्ट आर्टिजन्स, जो एक्सपर्ट आर्टिजन थे, कारीगर थे जो कि हाथ से काम करते थे, उनको बर्बाद कर दिया। एंड देयर बिजनेस, और उनके बिजनेस को भी बर्बाद कर दिया, क्योंकि ब्रिटिश लोग ब्रिटेन से ऐसी चीज़ें लाने लग गए जो कि फैक्ट्री में बनती थी, जो हाथ से नहीं बनती थी, और उनके ऊपर कोई भी ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी भी नहीं लगती थी, इसलिए सारा वही बेचा जाता था और वही खरीदा जाता था। तो इंडिया के जो आर्टिजन थे, जो कारीगर थे, उनका बिजनेस है वो पूरा ख़त्म हो गया। फोर्थ फोटो का नाम है राम मोहन रॉय, 1772 टू 1833। राम मोहन रॉय ए लर्निड मैन, लर्निड का मतलब विद्वान। राम मोहन रॉय ए लर्निड मैन फ्रॉम बंगाल अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री। राम मोहन रॉय समझ गए थे कि हमारे देश की क्या समस्या है। वो अपने साथी को बोल रहे हैं, लेट अस नॉट डिस्पाइज आवर सेल्व्स, चलो हम अपने आप से घृणा नहीं करते हैं, हमें अपने आप से डिस्पाइज नहीं करना चाहिए, हमें अपने आप को तिरस्कार नहीं करना चाहिए। आवर एंशियंट कल्चर, हमारा जो पुराना कल्चर है, संस्कृति है, इज़ ग्रेट, वो ग्रेट है, सबसे अच्छी है। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेट अचीवमेंट्स,
और हम बहुत अच्छे अचीवमेंट्स को पा सकते हैं। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी। सबसे पहले हमें हमारी सोसाइटी को रिफॉर्म करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। सुपरस्टिशंस हैव बीन ruining अस। जो सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास हैं, वो हमको ruin कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। He told his wife उमा, वो अपनी वाइफ उमा को बोलते हैं, cows are of different colors। काउज अलग अलग कलर्स की होती हैं, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम। लेकिन उनके मिल्क का कलर सेम होता है। वैसे ही डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस। सभी टीचर्स के अलग अलग विचार होते हैं, बट द एसेंस, जो सार होता है, ऑफ एवरी रिलीजन, सभी धर्मों का जो एसेंस है, सार है, इज द सेम, वो सेम है। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर बट द सस्पिशस का मतलब शक्की, संदेह करने वाले, ब्रिटिश स्टॉप्ड देम इन 1823। राम मोहन रॉय ने न्यूज़पेपर भी शुरू किया ताकि लोगों के पास नॉलेज पहुँचे और वो समझ जाएं। लेकिन जो शक करने वाले ब्रिटिश लोग हैं, उन्होंने इसको बंद करवा दिया। ही क्रॉस्ड द सीज, उसने समुद्र को पार किया और वो इंग्लैंड में गई। एंड वेंट टू इंग्लैंड टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल, ये जानने के लिए कि ब्रिटिश लोग किस वजह से इतने पावरफुल हैं। देयर ही टोल्ड देम, वहाँ पर उन्होंने कहा, ब्रिटिश लोगों को कहा, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स, हम आपको एक रूलर की तरह से, शासक की तरह से, राजा की तरह से आपको एक्सेप्ट करते हैं। एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स। यहाँ पर सब्जेक्ट का मतलब है प्रजा। वो कहते हैं कि हमने आपको शासक की तरह से एक्सेप्ट कर लिया है, तो आप भी हमें अपनी प्रजा की तरह से एक्सेप्ट करो। बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ए रूलर ओज, OWE, ओ का मतलब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही होता है, टू हिज सब्जेक्ट्स। वो कहता है कि हम आपको शासक की तरह से एक्सेप्ट कर चुके हैं, आप भी हमें अपनी प्रजा की तरह से एक्सेप्ट करो। लेकिन साथ में जो प्रजा के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी आप याद रखो। OWE, ओ का मतलब जिम्मेदारी। फिफ्थ फोटो का नाम है ऑपरेशन 1765 to 1835। ऑपरेशन मीन्स अत्याचार। बट द ब्रिटिश कंटिन्यूड टू ऑपरेस इंडियंस। ब्रिटिश लोग हैं, वो इंडियंस के ऊपर अत्याचार करते रहे। इन 1818 में दे हैड पास्ड रेगुलेशन 3, वो एक कानून लेके आए जिसका नाम है रेगुलेशन 3। अंडर इट, इसके अंतर्गत, एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन ए कोर्ट। कोर्ट में बिना मुकदमे के ही किसी भी इंडियन को जेल में डाल दिया जा सकता है। ये एक्ट वो लेके आए। ऑल द टाइम, और इस पूरे समय में, ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया, जो इंडिया में ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, वो ड्रू बिग सैलरीज, उनको बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती रही। एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून्स इन प्राइवेट बिजनेस, और अगर किसी ब्रिटिश का प्राइवेट बिजनेस है, वो भी अच्छे तरीके से फल फूल रहा था। बाय 1829 ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज टू इंडिया, और ब्रिटिश लोग ब्रिटिश सामान है वो इंडिया में बेचने के लिए ला रहे थे। कितने रुपए का? 7 करोड़ रुपए का। द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड ऑन कंपनीज लूट, जो कंपनी लोगों को लूट रही थी उसके ऊपर ब्रिटिश लोग है वो प्रॉस्पर हो रहे थे।
फल फूल रहे थे। वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगेन टू डाई, जबकि इंडियन इंडस्ट्री है वो उसकी बर्बादी की शुरुआत हो चुकी थी। गवर्नर जनरल पेंटिक रिपोर्टेड बैक होम, गवर्नर जनरल हैं वो ब्रिटेन में जाके कहते हैं द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स, वीव का मतलब बुनना और वीवर्स का मतलब बुनकर, जो कॉटन के बुनकर हैं आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, उनकी बोन्स हैं वो इंडिया के प्लेन्स को ब्लीच कर रही हैं, वाइट कर रही हैं। इसका मतलब है कि इंडिया में जो कॉटन है या फिर कोई भी इंडस्ट्री है वो काम नहीं कर रही है, उसके जो वर्कर हैं वो भूख से मर रहे हैं और उनकी हड्डियों से ही इंडियन प्लेन्स हैं वो वाइट हो रहे हैं। सिक्स्थ फोटो का नाम है डिससेटिस्फैक्शन 1835 to 1856। डिससेटिस्फैक्शन का मतलब होता है असंतुष्टि। एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्शियन एंड संस्कृत, जिस समय अंग्रेजों का शासन था तब शिक्षा पर्शियन भाषा में और संस्कृत भाषा में चलती थी। इन 1835 1835 में एन इंग्लिशमैन नेम्ड मैकॉले सजेस्टेड ए चेंज, एक इंग्लिशमैन ने सुझाव दिया, क्या सुझाव दिया? वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, हमें यहाँ के नेटिव्स को, मूल निवासियों को इंग्लिश भाषा में पढ़ाना चाहिए। और दूसरा कहता है आई एग्री। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लार्क्स, क्लार्क और क्लर्क दोनों ही तरीके से इसको हमें बोल सकते हैं। ब्रिटेन में क्लार्क बोलते हैं और अमेरिका में क्लर्क बोलते हैं और हम भी क्लर्क बोलते हैं। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लार्क्स टू whom द ब्रिटिश गेव पेटी जॉब्स, पेटी का मतलब होता है तुच्छ, ना के बराबर, अंडर देम, और जो लोग इंग्लिश पढ़ते थे उनको ब्रिटिश लोग बहुत छोटे काम देते थे। इंसिडेंटली, लेकिन इसके साथ साथ ही इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड ए न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, लेकिन इंग्लिश सीखने से बहुत सारे बुद्धिजीवी भी पैदा हो गए और वो भी इंग्लिश लोगों को समझने लग गई और वो आपस में बातें कर रहे हैं वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, वो आपस में बातें कर रहे हैं कि हमें अपने दूसरे भाई बहनों को भी एजुकेट करना चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटीरियल कंडीशंस, और हमें उनकी जो मटेरियल कंडीशन है, आर्थिक स्थिति है, उसको भी इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। फॉर दैट, और उसके लिए वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंसेज, हमें हमारी जो ग्रीवेंस हैं, शिकायत हैं, उनको कन्वे करना चाहिए, लेके जाना चाहिए टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश की संसद में हमें अपनी शिकायतें लेके जानी चाहिए। By 1856, the British had conquered the whole of India. 1856 तक ब्रिटिश लोगों ने लगभग पूरे इंडिया को कॉन्कर कर लिया था, जीत लिया था। They cared little, little का मतलब ना के बराबर, they cared little about the needs of Indians. वो इंडियंस की नीड के ऊपर ना के बराबर ध्यान रखते थे। अब लोग आपस में बातें कर रहे हैं डिससेटिस्फैक्शन की वजह से। एक कहता है आवर किंग्स हैव बिकम पपिट्स, हमारे जो किंग हैं वो पपिट्स बन गए हैं, कठपुतलियाँ बन गई हैं। एंड वी हैव लॉस्ट आवर जॉब्स, और हमें हमारे जॉब्स भी हैं वो लॉस्ट हो चुके हैं। एंड लैंड्स, और हमारी ज़मीनें हैं वो भी जा चुकी हैं। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, और वो हमारे ब्रदर्स को कन्वर्ट भी कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म भी कर रहे हैं, बदल रहे हैं। कोई कहता है यू ओनली टॉक, आप सब लोग सिर्फ बातें करते हो। डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट, उनको बाहर निकालने के लिए कुछ करो। सेवंथ फोटो का नाम है द स्पार्क्स 1855 to 1857।
स्पार्क का मतलब होता है आग की चिंगारी। टैक्सेस कंटिन्यूड टू ruin द पेजेंट्स। टैक्स की वजह से जो पेजेंट हैं, गरीब किसान हैं, वो बर्बाद होते रहे। ruin का मतलब बर्बाद होना। इन बंगाल द संथाल्स who had lost their lands under new land rules became desperate। अब बंगाल के अंदर जो पेजेंट्स हैं, गरीब किसान हैं, वो डेस्परेट हो गए हैं, आशा रहित हो गए हैं, निराश हो गए हैं। इन 1855 दे रोज इन रिबेलियन। रिबेलियन का मतलब पूरे शस्त्रों के साथ विद्रोह करना। वो 1855 में उठे और पूरे वेपन्स के साथ उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। एंड मैसेकर्ड और कत्लेआम कर दिया यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक। अलाइक का मतलब एक समान। जो यूरोपियंस थे और उनके सपोर्टर्स थे, उन दोनों को एक समान तरीके से ही उनका कत्लेआम कर दिया। डिसकंटेंट वॉज ब्रूइंग। ब्रू का मतलब विकसित होना। डिसकंटेंट का मतलब डिससेटिस्फैक्शन। डिसकंटेंट वॉज ब्रूइंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू। ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी के अंदर भी इंडियंस थे और उनके अंदर भी डिसकंटेंट, डिससेटिस्फैक्शन है, वो बढ़ने लग गया था, ब्रू होने लग गया था। कुछ सोल्जर आपस में बात कर रहे हैं। द वाइट सोल्जर गेट्स ह्यूज पे। जो ब्रिटिश सोल्जर हैं उनको काफ़ी पैसा मिलता है। मैंसन्स, और उनको हवेली रहने के लिए मिलती है, कोठी रहने के लिए मिलती है। टू लिव इन एंड सर्वेंट्स, और उनको नौकर चाकर मिलते हैं। वाइल वी गेट ए पिटन्स, और हमें बहुत थोड़ा पैसा मिलता है। एंड स्लो प्रमोशन, और हमारी जो पदोन्नति है वो भी बहुत धीरे होती है। द अंग्रेज आस्क्स अस टू क्रॉस द सीज। अंग्रेज हमें बोलते हैं कि समुद्र को पार करके दूसरी जगह चलो। विच इज़ अगेंस्ट आवर रिलीजन, जो कि हमारे धर्म के अगेंस्ट है। हु इज़ द टोपी वाला टू अबॉलिश। अबॉलिश कर देना, समाप्त कर देना। आवर एज ओल्ड कस्टम्स। कस्टम्स का मतलब प्रथा, रीति रिवाज। एज ओल्ड का मतलब बहुत पुराने। और वो आपस में बातें करते हैं कि ये टोपी वाले कौन होते हैं, हमारे इतने पुराने रीति रिवाजों को अबॉलिश करने वाले, ख़त्म करने वाले। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज। हमें अंग्रेज़ों को बाहर निकाल देना चाहिए। सिपॉय, सिपॉय मीन्स सिपाही, भारतीय सिपाही। सिपॉय मंगल पांडे अटैक्ट एजुटेंट। एजुटेंट का मतलब आर्मी का ऑफिसर। एजुटेंट आर्मी का ऑफिसर ऑफ हिज रेजिमेंट। रेजिमेंट का मतलब सैन्य दल। अपने ही रेजिमेंट के एक आर्मी ऑफिसर के ऊपर मंगल पांडे ने अटैक किया। एंड वॉज एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटेड का मतलब होता है एग्जीक्यूटेड। एंड वॉज एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटेड का मतलब फांसी देना, और मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपॉयज रिवोल्टेड। और बहुत सारे भारतीय सैनिकों ने रिवोल्ट किया, विद्रोह किया। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स। उनसे यूनिफॉर्म को उतरवा लिया गया। ह्यूमिलिएटेड, उनका अपमान किया गया। एंड पुट इनटू आयरन्स, और उनको जेल में डाल दिया गया। फ्यू, फ्यू का मतलब ना के बराबर। फ्यू इंग्लिश मैन हैड केयर्ड टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स और द पीपल्स माइंड। ना के बराबर इंग्लिश मैन ऐसे थे जो कि इंडिया के कस्टम्स को, इंडिया की रीति रिवाजों को समझते थे और उनकी केयर करते थे। कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हैं। ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो दैट द ग्रीस on the bullet you have to bite is made from the fat of cows and pigs. What? The white man has deceived us too. और दूसरा कहता है कि वाइट मैन ने हमें भी
धोखा दिया है, डिसीव किया है। Soon chapatis were sent from village to village. Village to village चपातीज पहुंचाई गई एज ए मैसेज, संदेश देने के लिए कि राजा को आपकी जरूरत पड़ेगी। टू टेल द पीपल दैट देयर एम्परर वुड वांट देयर सर्विसेज। और गांव वाले कहते हैं यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी। सिमिलरली लोटस फ्लावर्स circulated among Indian soldiers. Death to the foreigners. The masses gave all help and shelter to patriots. Patriots का मतलब देशभक्त लोग। 8th फोटो का नाम है रिवोल्ट 1857। रिवोल्ट का मतलब होता है विद्रोह। Then there was a violent outbreak at मेरठ। अब मेरठ के अंदर भी वायलेंट मतलब हिंसात्मक, आउटब्रेक का मतलब किसी युद्ध का या फिर किसी बीमारी का प्रकोप शुरू हो जाना। अब यहाँ पर मेरठ में हिंसात्मक लड़ाई है वो शुरू हो जाती है। द सिपाहीज जो भारतीय सिपाही हैं मार्च्ड टू दिल्ली, वो दिल्ली जाते हैं और लॉन्ग लिव आवर एम्परर बहादुर शाह, और अपने राजा बहादुर शाह से मिलते हैं। द रिपेलियन स्प्रेड वाइडर, और इससे जो विद्रोह है वो और ज़्यादा फैलता है। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज। बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स, बहुत सारे जमींदार भी अपनी ज़मीन है वो खो चुके थे। एंड दे वर सोर, और वो भी काफ़ी सोर थे, क्रोधित थे, एंग्री थे। कुछ लोग उनसे हेल्प मांगने के लिए जाते हैं और वो कहते हैं द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, और वो लैंडलॉर्ड कहते हैं यस वी विल हेल्प यू। 9th फोटो का नाम है द फाइट फॉर फ्रीडम 1857। फ्रीडम का मतलब स्वतंत्रता के लिए लड़ाई, द फाइट फॉर फ्रीडम। मैनी फॉर्मर का मतलब पहले थे अब नहीं है। मैनी फॉर्मर रूलर्स, ऐसे रूलर्स जो पहले रूलर्स थे, शासक थे, लेकिन अंग्रेज़ों की वजह से अब नहीं रहे। लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर, वो सारे के सारे क्रोधित थे, बिटर थे। और वो कहती हैं द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, वाइट मैन ने हमारा किंगडम है वो राज्य है वो हड़प लिया है। दे जॉइंड द अपसर्ज का मतलब बढ़ती हुई लहरें, अगेंस्ट द फॉरेनर्स, और बेगम हजरत महल ने भी इस तरह से इस विद्रोह को ज्वाइन कर लिया। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद told the people, rise brothers rise, the अंग्रेज is running our land। और पॉपुलर लीडर जैसे कि मौलवी अहमदुल्ला वो अपने लोगों से कहते हैं कि अंग्रेज हमारी धरती को चला रहे हैं, हमें उठना चाहिए, उनका सामना करना चाहिए। द पीपल रोज एवरीवेयर, और हर जगह से लोग सामने आए, उठे। इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान है वो तात्या टोपे से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज अवर लीडर, हमें पेशवा नाना साहेब को हमारा लीडर बना देना चाहिए। इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इस इंडिपेंडेंस की वॉर में, स्वतंत्रता की लड़ाई में हमें पेशवा नाना को हमारा लीडर बनाना चाहिए। द पैट्रियोट्स जो देशभक्त हैं वो सारे के सारे पाउंस्ड, वो झपट पड़े, कूद पड़े, अपॉन द ब्रिटिश लोगों के ऊपर कूद पड़े। एंड फोर्ट और लड़े, पिच्ड बैटल, पिच्ड का मतलब पूरी तीव्रता से, पिच्ड बैटल का मतलब लड़ाई, पूरी तीव्रता से लड़ाई को लड़े। ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया में। 80-year-old कुंवर सिंह ऑफ बिहार, बिहार के राजा कुंवर सिंह हैं, रिसीव्ड ए बुलेट इन हिज रिस्ट, उनको
उनकी कलाई के ऊपर बुलेट लग जाती है, बंदूक की गोली लग जाती है और वो कहते हैं मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, और वो अपनी कलाई को काट के गंगा में डाल देते हैं क्योंकि वो और लड़ना चाहते हैं, और अगर कलाई को नहीं काटा तो बुलेट में जो जहर है वो पूरे शरीर में फैल सकता है। इसलिए वो कहते हैं मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू।